जाति के इतिहास में जो राम राज्य था उस जैसा राज्य कभी देखा नहीं गया, क्योंकि हिस्ट्री भरी पड़ी है, लेकिन इतना अमन सुकून और खुशहाली वाला राज्य पहले कभी नहीं देखा गया, ना बाद में देखा गया। राम राज्य में तमाम इंसानों को बराबरी की बुनियाद पे खुशहाली हासिल थी, सुकून हासिल था, रक्षा थी उनकी, और कोई किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकता था। मेरे पुरखों ने उस राज्य में बड़ी सुकून की ज़िंदगी गुजारी है, तो वो हम इसीलिए खुशी से कहते हैं जय श्री राम, इसलिए कि श्री राम के राज्य में हमारे पुरखों ने बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारी, सुकून से रहे। और राम खाली हिंदुओं के नहीं हैं, राम तमाम मानव जाति के राम हैं, और उनको हर आदमी हर इंसान ऑन करता है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो सब के लिए है, वो सब वहाँ जाके अपना रेस्पेक्ट दे सकते हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों को वहाँ जाके माफ़ी मांगनी चाहिए कि राम जन्मभूमि को तबाह किया था एक मुसलमान बादशाह ने, और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और राम जी को रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि हमारे पुरखों से गलती हो गई थी कि यहाँ पे कुछ मुसलमानों ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था। आज वापस शान से वो ऐसे ही खड़ा है जैसे 17 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, लेकिन आज सोमनाथ शान से खड़ा है। जिन्होंने सोमनाथ को बर्बाद किया वो दर बदर हैं। जिन्होंने राम जन्मभूमि को तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लोगों ने जो बर्बाद किया था वो सदियों से ग़ुलामी में है रशिया की। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये जो आपने बाइट देखा, ये किसी ने मुझे सवाल किया था राम जी के बारे में, राम राज्य के बारे में, अयोध्या मंदिर के बारे में। तो ये मेरे जज्बात थे जो कि मैंने उनको भेजे थे, तो इसीलिए आपके साथ वो शेयर किया है। मैं 2-3 छोटे मोटे मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये है कि शोएब अख्तर ने ये कहा है कि हम पहले कश्मीर फ़तह करेंगे और फिर ग़ज़वा हिंद के तौर पे पूरे हिंदुस्तान को फ़तह करेंगे। तो शोएब अख्तर को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुमने इंडिया में बड़ा पैसा कमाया है, तुम वो हरामखोर इंसान हो, एहसान फरामोश इंसान हो कि इंडिया के लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया, इतना पैसा दिया, इतना मान दिया, लेकिन हो तो बेगैरत रावलपिंडी के ना। रावलपिंडी से कोई इंसान का बच्चा तो पैदा हो नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल रावलपिंडी ही GHQ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चकला है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेगैरती की, बेहयाई की, बेशर्मी की। तो शोएब अख्तर जो पाकिस्तान बचाए ना, उसको पहले बचा लो। और जिस फौज के लिए तुम कह रहे हो कि वो इंडिया फतह करेगी, वो बेगैरत फौज ही 93,000 रोज़ एक इंडियन जनरल आता था तो उसके आगे अपनी पतलून उतार के पिछवाड़ा दिखाते थे, और उनके साथ क्या क्या होता रहा है कि जिंदा हैं काफ़ी, जाके पूछ लो उनसे। तो बेगैरत तुम लोगों में, तुम्हारी फौज में वो टप्पड़ नहीं, तुम्हारी फौज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बेगुनाह सिविलियन पंजाबियों को, मुसलमान हैं। तुम हिंदुओं की बात कर रहे हो, यहाँ मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। बेगुनाह सिविलियन बलोचों को मारती है, सिंधियों को मारती है, महाजरों को मारती है और पठानों को मारती है। ये प्रोफेशनल आर्मी से लड़ने के इनके पास बॉल्स ही नहीं है, ये लड़ ही नहीं सकते, ये नामर्द हैं, ये हरामखोर पाकिस्तानियों का पैसा भी लूट रहे हैं और पाकिस्तानियों को मार रहे हैं। तो शोएब अख्तर, लानत है तेरी शक्ल पे, तेरे बाप की हिम्मत नहीं है, तू इंडिया की बात करता है, ये बाकी पाकिस्तान को बचा लो, ये भी नहीं बचा सकते। तुझे आज के जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं ना, सिंध, बलूचिस्तान और केपी के, वहाँ पे वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, और वीज़ा भी हम लोग तुम्हें नहीं देंगे, समझे ना। समंदर देखने को तरस जाओगे तुम। तो ये है तुम्हारी औकात। अब दूसरी बात कि तुम जिनकी दलाली कर रहे हो ना, उन्होंने एक जाहिलों की एक
दहशत गर्दों की, रिलीजियस बिगोट्स की वो फौज तैयार की है जो तुझे ही काफिर कह रहे हैं। मौलवी और ये सारे देख ले, क्योंकि तूने एक मैरी क्रिसमस का पोस्ट लगा दी है, ट्वीट कर दी है, वो कह रहे हैं कि शोएब अख्तर ही काफिर हो गया है। तो भाई साहब, तेरी आर्मी ने जो हाथियों की फौज तैयार की न, तो वो पोरस के हाथियों की तरह तुम लोगों पे ही चढ़ाई करने वाली है। ये खादिम गालवी जैसे लोग, खत्म नबूवत के नाम पे जो तुम लोगों ने जो ये जाहिलों की फौज तैयार की है, एक तरफ तालिबान की फौज तैयार की है, ये सब तुम लोगों का कत्लेआम करेंगे। तुम लोगों की फौजियों की जूं जूं चीज़ें बाहर आएंगी ना कि कितने बड़े मुसलमान हैं तुम्हारे ये फौजी जो रोज़ शाम को बैठ के विस्की का गिलास टकराते हैं, उनका हशर बुरा होने वाला है। और उनके साथ तुम जैसे दलालों का भी हशर बुरा होने वाला है। शायद तुम्हारे जहन में कहीं ये है, जैसे शाहिद आफरीदी के भी जहन में ये खन्नास आ गया है कि जब इमरान खान जैसा इडियट, गधे का बच्चा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, डोंकी किंग बन सकता है, तो शायद मेरी भी बारी आ जाए। तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद पाकिस्तान ही ना बचे कि तुम लोगों की बारियां आए। यह था शोएब अख्तर। दूसरा मेरा मुद्दा था कि सिंध पाकिस्तान का रिचेस्ट प्रोविंस है, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को सबसे ज़्यादा पैसा देता है। सिंध पे कब्जा है करप्ट जागीरदारों का, जो कि आर्मी के साथ मिलकर सिंध को लूट रहे हैं। और मुहाजिरों की वो फौज जो फौजियों की दलाली करती है। ये जो बैठे हैं ना मुहाजिर, ये सब अल्ताफ हुसैन मुहाजिरों के जो लीडर हैं, अनडिस्प्यूटेड लीडर, उनकी बनाई हुई फौज है। अल्ताफ हुसैन ने इन सबको मान दिया, इन लोगों को मुहाजिरों की नुमाइंदगी के लिए आगे किया। ये सब बसों में सफ़र करते थे, 2 पट्टी वाले चप्पल पहनते थे, इनके पास खाने को पैसा नहीं होता था। आज ये करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, ये सब 20-20 करोड़ रुपए के घरों में रहते हैं, इसलिए कि इन्होंने अपनी कौम, अपने वतन सिंध को बेचा है। ये फौज की दलाली कर रहे हैं। फौज ने कहा कि अल्ताफ हुसैन टेररिस्ट है, अल्ताफ हुसैन ने कराची में कत्ल गारत का बाजार गर्म किया, ये वो। अल्ताफ हुसैन तो 92 से लंदन में रहते हैं। ये लोग थे कराची में, ये लोग थे। तो ये चूंकि इन लोगों को उठाया, इनके ख़ानदान वालों को उठाया, इनकी नंगी वीडियो बनाई, इनके ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर हुआ, और फिर इनको बोला कि आ जाओ पाक फौज जिंदाबाद नहीं बोलोगे और अल्ताफ हुसैन को गालियां नहीं दोगे तो फिर ये सब वीडियोस भी बाहर आएंगी। तुम लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशली कितनों को तो मार चुके हैं, मार देंगे। तो ये बूट चाटने में लग गए। इनको इज्जत और मान दिया था मुहाजिर कौम ने, मुहाजिर ने जितने पाक कराची में जो पाक इंडिया से मुहाजिर हिजरत करके आए थे, उन लोगों ने इनको इज्जत तो मान दिया। और ये हाल है कि आज ये, इसमें मामूली एक मिसाल मैं दूंगा। ये जो एक हैं, ये मुस्तफ़ा कमाल, ये कराची सिटी के लॉर्ड मेयर थे। अल्ताफ हुसैन ने इनको लॉर्ड मेयर बनाया था 2005 से 2009 तक। तो 2009 में जब इनका ओहदा ख़त्म हुआ तो इन्होंने अल्ताफ हुसैन को रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे पास तो घर भी नहीं है रहने को, क्योंकि मैं तो पहले भी किराए के घर में रहता था, मेरे पास घर नहीं है। तो अल्ताफ हुसैन ने इनको घर खरीद के दिया कराची में, छोटा सा अपार्टमेंट। ये चले गए दुबई फिर, और दुबई से वापस आए तो 12-15 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 4 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, और बेशुमार प्रॉपर्टी मलेशिया में, इनका करोड़ों का कारोबार। ये हैं करप्ट लोग, ये हैं चोरों का टोला। इसमें सारी शक्लें जो आपको नजर आ रही हैं, ये सब गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं। ये सब बसों में बैठ के MQM का ऑफिस आते थे। आज इन्होंने कौम बेच दी, इन्होंने सिंध बेचा है। तो सिंध पे कब्जा है करप्ट सिंधी जागीरदारों का, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, और साथ में ये हैं करप्ट मुहाजिरों का टोला। ये है बदकिस्मती सिंध की। बाकी तफसील से किसी दिन सिंध का मुकदमा मैं पेश करूंगा, बहुत डिटेल्ड होगा वो, जाहिर है मेरा वतन है सिंध, तो मैं उसके बारे में किसी दिन तफसील से पेश करूंगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं जब सिंध का मुकदमा पेश करूं तो मेरे साथ एक सिंधी नेशनलिस्ट हों और एक अल्ताफ हुसैन के नुमाइंदा हों।
तब जाके मैं ये प्रोग्राम पेश करूँगा। अजीज़ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम हुआ था जमवाल साहब ने, आज़ाद जमवाल साहब ने आज एक प्रोग्राम किया था करीमा बलोच और बलोचिस्तान और पाकिस्तान के इशू पे। उसमें डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा भी थे, मैं भी था और ललित अंबादर भी थे। तो हम लोगों ने उसमें चर्चा की थी। तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम था। उसमें उनकी इजाज़त से मैं ये 12 मिनट का अपना एक से पोर्शन लगा रहा हूँ, जो शायद आपके लिए दिलचस्पी का बाइस हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़ दोस्तों, आपके भरपूर मैसेजेस आ रहे हैं। एक तरफ मुझे धमकियां आ रही हैं तो दूसरी तरफ आप लोगों की भी बड़ी सपोर्ट आ रही है। धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज़ हमें जहन में रखनी होगी कि ये जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी में सॉरी टू से पाकिस्तान भारत से बहुत आगे है, क्योंकि भारत एक डिफेंसिव डिप्लोमेसी, डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी चलाता है, पाकिस्तान एक फेक और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चलाता है। अभी आपने देखा होगा, एक आया था रिपोर्ट ईयू डिसइंफो लैब। ईयू डिसइंफो लैब में इन्होंने टारगेट किया है भारत को कि भारत डिसइंफो फैलाता है और भारत के पेरोल पे कुछ लोग काम करते हैं। उन लोगों की तस्वीरें और नाम दिए गए थे, जिसमें करीमा का भी नाम था। तो हम इसको ये समझते हैं कि ये एक टारगेट किलिंग लिस्ट थी, जो इस एनजीओ के जरिए निकाली गई, ताकि जो आईएसआई के जो इंटरनेशनली फैले हुए टेररिस्ट हैं उनको ये लिस्ट दे दी गई है एक तरह से कि भाई ये लोग हैं जिनको तुम लोगों ने मारना है। ये सारे वो लोग हैं ईयू डिसइंफो लैब में जो कई सालों से पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स इश्यूज को पूरी दुनिया में उजागर करते हैं। और ये अमजद भाई भी जानते हैं कि हम जिनीवा जाते हैं तो किस तरह रहते हैं, सस्ते होटलों में, हॉस्टलों में। और जो आईएसआई बैक्ड पाकिस्तान के कश्मीरी आते हैं वो 5 स्टार होटलों में रहते हैं। तो अगर हमें बैकिंग होती ना, तो हम लोगों ने तो कब का पाकिस्तान का तिया पांचा कर देना था। लेकिन हम लोग इंडिविजुअली अपने बेस पे, ये लोग जितने भी नाम हैं ईयू डिसइंफो लैब की रिपोर्ट में, वो सब अपने बल पे, अपना पेट काट के, अपने खर्चे पे और रिस्क लेके हम जाते हैं। लावारिसों की तरह जिनीवा में हम घूम रहे होते हैं, जो कि हम इजी टारगेट होते हैं। हाँ, आपने अभी जिक्र किया था कि परवेज मुशर्रफ ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको टारगेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये तो आपने दूर की बात की। 2017 में इसी बाजवा ने ये कहा था कि जो लोग पाकिस्तान फौज को बाहर बैठ के गालियां दे रहे हैं वो इस गलती में ना रहे कि हम उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल क्या करेंगे। ये बिल्कुल। बाजवा का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो जब आपके आर्मी चीफ, जो कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन ऑफ पाकिस्तान है, वो खुल के धमकियां दे रहा है, ये तो हो गई करीमा बलोच के पीछे कोई दो राय नहीं है कि किसका हाथ थे। करीमा बलोच को शहीद किया है आईएसआई ने। ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी, ये चीजें सामने आ जाएंगी। दूसरा मैं पॉइंट, ललित भाई ने जैसे कहा कि खान ऑफ कल्लात आए थे दिल्ली और उन्होंने बलोचिस्तान एक्सेशन की कोशिश की और फिर नहीं हुआ, तो वो वापस जाकर उन्होंने रेडियो पे ऐलान किया। तो यहाँ पे मैं थोड़ी करेक्शन चाहूंगा कि खान दाऊद उन्हीं खान ऑफ कल्लात के 1948 में जो बेटे हैं, वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने ये बयान दिया था कि मेरे वालिद, जो कि उस वक्त बलोचिस्तान एक ट्राइबल सोसाइटी थी, तो मुख्तलिफ कबीलों के हेड थे खान ऑफ कल्लात, जिनकी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बलूचिस्तान, जिसको इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ कल्लात कहा गया था, जिसकी एम्बेसी कराची में 1947 11 अगस्त को बनाई गई थी। और कायदे आजम, जो कि खान ऑफ कल्लात के वकील थे 47 से पहले, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने छुरा मारा है बलोचों के पीठ में, जब इन्होंने खान ऑफ कल्लात को यह कहा कि तुम पाकिस्तान को ज्वाइन करो। उन्होंने रेजिस्ट किया 1 साल तक। 1948 में ये आसानी से कोई रेडियो पे आके ऐलान नहीं हुआ। 1948 में बाकायदा पाकिस्तान की आर्मी ने इन्वेजन किया है कल्लात में, और खान दाऊद
करंट खान ऑफ कल्लात ने ये बयान दिया है कि मेरे वालिद के माथे पे बंदूक रखी गई थी और गन पॉइंट पे एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई है। अब आ जाता है सवाल ललित भाई का कि आजादी के लिए, जैसे ललित भाई ने कहा कि दिल्ली में एम्बेसी खोलनी चाहिए, मैं हैरान होता हूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, पोटेंशियल ताकत है इंडिया। हिस्ट्री है, हजारों साल से इन्वेडर्स क्यों इधर आते थे? इसलिए आते थे कि ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप एजुकेशन के हवाले से देखें तो पहली यूनिवर्सिटियां आपको नालंदा और टैक्सिला और सब हिंदुस्तान में मिलेंगी। ये इंडिया का पोटेंशियल था कि इसको तो शुरू से सुपर पावर होना चाहिए। ये कैसी सुपर पावर है कि पाकिस्तान इंडिया का एक इलाका है जूनागढ़, लीगल इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, रेफरेंडम हुआ था बाकायदा, उसका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लास्ट वीक कराची में नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मणिपुर की रियासत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराता है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नागालैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा रहा है। एक नॉन एग्जिस्टेंट मूवमेंट ऑन ग्राउंड खालिस्तान, क्योंकि सिखों को कोई मसला नहीं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है, उसकी बेसिस परसिक्यूशन होती है, उसकी बेसिस किसी कौम के खिलाफ एक चीजें होती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में सिखों को कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, वो फॉरेन सर्विस, आर्मी हर जगह टॉप पे हैं, लेकिन पाकिस्तान में खालिस्तान जिंदाबाद है। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान तो इंडिया की नॉन एग्जिस्टेंट मूवमेंट्स को खुल के चला रहा है। कश्मीर जो कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, महाराजा हरे सिंह और मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ। पाकिस्तान कह रहा है हम इसकी हर तरह से मदद करेंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारत को चाहिए कि खोले एम्बेसी बलोचिस्तान की, सिंधु देश की, अपनी असेंबली में पीओजेके के नुमाइंदों को भेजे, केपीके की पख्तूनिस्तान की एम्बेसी खोले। और अमजद भाई ने जैसे कहा कि फाइटिंग कैपेबिलिटी शो नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई साहब देखें, बांग्लादेश लाख लड़ता रहता, जब तक इंडिया नहीं आया था बांग्लादेश नहीं बनना था। अगर इंडिया ना आता बीच में बांग्लादेश नहीं बनना था। इन्होंने मरना था, बेचारे मर रहे थे। 1 मिलियन बंगालियों का कत्ल हो चुका था, 4 लाख बंगाली औरतों का रेप हो चुका था। अगर इंडिया ने इंटरवीन ना किया होता तो भाई साहब यहां भी यही हाल है कि 1971 में 93,000 फौजी भारत के पास पाकिस्तान के कैदी थे, पतलू ने उतार के बैठे हुए थे। लेकिन शिमला में आके इंदिरा गांधी जी पता नहीं क्या उनको हो गया कि भुट्टो के आगे ढेर हो गई, फौजी भी दे दिए, जो इलाके कब्जा किया था इंडिया ने वो भी वापस कर दिए। तो आप जीतने की पोजीशन में थी, टेबल पे आके हार गई। और फिर वो जो 93,000 फौजी आजाद किए गए, वो फखर से पाकिस्तान जाते हैं और क्या करते हैं? बलोचिस्तान में एयर बम्बार्डमेंट करते हैं, बलोचिस्तान पर हमला करते हैं, बलोचों का जेनोसाइड शुरू करते हैं। क्या ये भारत की गलती नहीं है कि रोका नहीं पाकिस्तान को कि तुम एक और बांग्लादेश बनाने जा रहे हो, तुम एक और जगह वापस तुम वही चीज कर रहे हो? बलोचों को भाग के अफगानिस्तान में पनाह लेनी पड़ी। तो ये भारत की पिछली सरकारों की गलतियां हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही हैं। आखिरी पॉइंट मैं लूंगा अमजद भाई का पॉइंट जो कि जिनीवा का है। अमजद भाई को याद होगा कि अमजद भाई ने एक प्रोटेस्ट किया था इस साल मार्च में जिनीवा में। किसी को नहीं पता था कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन जब अमजद भाई का प्रोटेस्ट हुआ तो मैं भी जाके खड़ा हुआ था उस प्रोटेस्ट में। माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान के लिए वो प्रोटेस्ट था। सिंधी भी आके खड़े हो गए, पीओजेके के कश्मीरी भी आके खड़े हो गए। तो अमजद भाई गवाह हैं कि जिनीवा में जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोटेस्ट होते हैं, उसमें पाकिस्तान की सारी ओप्रेस्ड नेशंस आके खड़ी होती हैं। लेकिन अगेन, जब तक भारत आके सपोर्ट नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग इंडिविजुअली करें या यूनाइटेड करें, हमारे जितने प्रोटेस्ट होते हैं जिनीवा में ऑपरेस्ट नेशंस ऑफ पाकिस्तान के, उसमें सारे मिलके ही कर रहे होते हैं। बलोच भी होते हैं, पख्तून भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, कश्मीरी भी होते हैं जो पीओजे के से हैं, मिलके कर रहे होते हैं।
अंदर भी स्पीचेस होती हैं, सब पाकिस्तान के उसको टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक 220 मिलियन पीपल का रिसोर्सफुल कंट्री है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सिंध बलूचिस्तान और केपी के भरे पड़े हैं रिसोर्सेज से, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेशन होकर पाकिस्तान आर्मी की जेबों में जाता है। अगर ये वही इलाका है ना, हिंदुस्तान का इलाका है पाकिस्तान, ये रिच कंट्री है, लेकिन इसके रिसोर्सेज को इतना बेदर्दी से लूटा जा रहा है, तो उसका आप मुकाबला कैसे करोगे? हम जैसे लोग इंडिविजुअली कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यूनाइटेड भी होकर हम नहीं मुकाबला कर सकते जब तक भारत इस तरह हम लोगों की मदद नहीं करेगा जिस तरह पाकिस्तान, खालिस्तान, कश्मीर और इन लोगों की मदद कर रहा है। जिस दिन भारत ने यह फैसला कर लिया तो बहुत हो गया, ये हमारे भारतीय शहरी हैं जो कि सिंधी हैं, महाजिर हैं, बलोच हैं, पख्तून हैं, ये भारत का हिस्सा थे, इनका डीएनए इंडियन है और ये हमारे लोग हैं। इनके पुरखों की गलतियां थी जिसकी वजह से ये देश बना। अब बहुत हो गया इनके ऊपर जुल्म। अब हम, ये मोरली भारत की ड्यूटी है कि वो आए। इस सिलसिले में एक छोटा सा पॉइंट मैं लूंगा कि कुछ भारतीय लोग कह रहे हैं कि हमने बंगालियों पे एहसान किया, बंगालियों को आजाद कराया, तो आज बंगाली वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं। ये वो देखे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म इज नॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड इन बांग्लादेश। बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशनली। अब वहां पे एक्सट्रीमिज्म का इजाफा हुआ है। एक गवर्नमेंट जैसे इंडिया में अभी सिर्फ 6 साल पहले आई है, इससे पहले तो अपीजमेंट की गवर्नमेंट थी। तो यही हाल बांग्लादेश का था कि वहां पे आईएसआई की गवर्नमेंट होती थी शेख हसीना वाजिद से पहले। शेख हसीना वाजिद आई हैं, इन्होंने इकोनॉमी को डेवलप किया है, इन्होंने स्ट्रांगली इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। अभी लास्ट मंथ इतनी बड़ी डील हुई है इंडिया के साथ, फ्री ट्रेड डील। इन्होंने अपने सेक्युलरिज्म को सिक्योर किया है, इन्होंने जमातियों को फांसियां दी, इन्होंने अपनी इकोनॉमी डेवलप की। गिव हर टाइम। आज आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश वो कर रहा है इंडिया के साथ जो पाकिस्तान कर रहा है, वरना ईस्ट पाकिस्तान भी यही कर रहा होता है इंडिया के साथ। आज आजाद करा के आपने अपने बराबर में एक फ्रेंडली लोगों को तो बुलाया है जिसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है। तो इसी तरह आपका ये बाजू बनेंगे, सिंधु देश, बलोचिस्तान और पख्तूनिस्तान, ये आपके बाजू बनेंगे। अफगानिस्तान में दुनिया की हर ताकत आई तबाही लेने के लिए। रशिया आया, अमेरिका आया, पाकिस्तान आया, अरब आए, तुर्क आए, चेचेन आए, सब इन अफगानिस्तान में बर्बादियां करने आए। सिर्फ एक कौम, एक देश आया जो अफगानिस्तान को रीबिल्ड कर रहा है, वो है भारत, जो अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जो अफगान सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग कर रहा है, पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे लोन दे रहा है और एड भी दे रहा है। ये एक भारत है, उस अफगानिस्तान को डेवलप कर रहा है जहां से इन्वेडर्स ने आ के 17 बार तो खाली सोमनाथ का मंदिर तोड़ा है। तो आज ये भारत का बड़ापन है कि उस अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, तो हमारी भी मदद करें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार से कि हमें बचाएं।